डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में हम सल्फोनिक एसिड्स कर रहे हैं। सल्फोनिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स और मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हम एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड्स कैसे बनाते हैं ये कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स। तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है अराइल ग्रुप के साथ। अब अराइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो उन एरोमेटिक उन्हें क्या बोलेंगे? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स। तो उनको हम किस किस मेथड से बना सकते हैं? तो अगर आपका जो सल्फोनिक एसिड हमें एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बनाना है तो कुछ सल्फोनिक एसिड्स जिनमें जो सल्फोनिक ग्रुप है अगर डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के, यानी कि हमारा अराइल ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग है तो वहाँ हम कैसे बनाएंगे? हम डायरेक्ट क्या करेंगे? बेंजीन रिंग का सल्फोनेशन कर देंगे। अब डायरेक्ट सल्फोनेशन के लिए हमें जो रिएजेंट चाहिए होंगे, यानी कि ऐसे रिएजेंट जो सल्फोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं सल्फोनेटिंग रिएजेंट। तो हम सल्फोनेटिंग रिएजेंट यूज़ करके बेंजीन का डायरेक्ट सल्फोनेशन करके और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने हम बेंजीन लेंगे। अब सल्फोनिक रिएजेंट है वो हम क्या लेंगे? सिंपल, अगर डायरेक्ट सिर्फ बेंजीन की सल्फोनेशन करनी है तो सल्फोनेटिंग रिएजेंट या तो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं तो या फिर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड विच कंटेन सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। दिस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज ओलियम एंड दिस इज़ 10% ओलियम। इट मीन्स 10% ओलियम का मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर 10% है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड डिजोल्व है। तो अगर हम इस सल्फोनेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में आइदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और वी कैन से 10% ओलियम के प्रेजेंस में अगर बेंजीन रिंग को हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 305 से लेकर 325 केल्विन तक, तो वहाँ पे डायरेक्ट सल्फोनेशन हो जाता है, बेंजीन पे सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाता है एंड वेयर वी प्रिपेयर्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे और साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा? वाटर। अब जो डिपेंड करता है कि हमें सल्फोनेशन है वो किस रिएजेंट की करवानी है। अगर सिंपल बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे अदर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो सिंपली सल्फोनेशन रिएक्शन, जिससे एरीन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, सेम यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन से हम सल्फोनेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में बेंजीन की डायरेक्ट सल्फोनेशन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है वो बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग हो या फिर हो सकता है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग हो, तो उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे सल्फोनेटिंग रिएजेंट है वो लेना पड़ेगा। यानी कि सल्फोनेटिंग रिएजेंट है हम कैसा लेंगे, क्या चॉइस होगी सल्फोनेटिंग रिएजेंट की, या फिर यहाँ पे हम रिएक्शन कंडीशन क्या लें, हीट करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सल्फोनेशन करनी है उसी बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर मैं लेट कर लिया कि जो बेंजीन रिंग है वो ऑलरेडी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उस पर लगा हुआ है। एक्टिविटी ग्रुप में बेंजीन रिंग में हो सकता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो रिंग के ऊपर, हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होता है उस वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जैसे कि एरिन्स के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हाईली ये रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो ये मैकेनिज्म में भी आगे डिस्कस करेंगे कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड का, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी कि सल्फोनिलेशन जब हम करवा रहे हैं तो वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और यहाँ पे अराइल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग कोई भी है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। तो जो भी इस बेंजीन रिंग पे ग्रुप अटैच किया हुआ है जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा उन ग्रुप को हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कौन से करेंगे? जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं वही, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो
डीएक्टिवेटिंग, कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल या फिर टुवार्ड्स सल्फोनेशन रिएक्शन। और दूसरी केस ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो आने वाले ग्रुप को कहाँ असिस्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अगर यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक तो वो वैसे रिएक्शन को स्लो कर रहा है और आने वाले ग्रुप को वो कहाँ असिस्ट करेगा, किस पोजीशन पे असिस्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो दैट ये बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगर कोई एक्टिविटी ग्रुप लगा हुआ है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑलरेडी रिएक्शन है, हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेटिंग में हो सकता है यहाँ पे अल्काइल बेंजीन हो या फिर फिनोल्स हो, लेट कर लिया फिनोल्स हो, या फिर अल्काइल बेंजीन भी हो सकता है। तो इस केस में हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिनोल्स को या फिर अल्काइल बेंजीन या फिर बेंजीन रिंग कंटेनिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे एट 305 केल्विन। ज़्यादा हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में जो सल्फोनिक ग्रुप है वो कहाँ लगेगा, वो डिपेंड करता है कि जैसे हमारा ग्रुप है वो कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग दोनों है। तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। अगर इसकी नेमिंग दें तो ये कैसा सल्फोनिक एसिड बन गया, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। अगर टेम्परेचर है वो हाई हो, लेट कर लिया कि यही कंडीशन है यहाँ पे, और टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हो गया है या फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर हाई के केस में लेट कर लिया टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 375 केल्विन पे है। तो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर अमाउंट में वो हमारे पास बनेगा पैरा आइसोमर्स। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट को, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने के अगर कहीं चांस है, अगर एक ही प्रोडक्ट बनने के चांस है तो वहाँ तो अंडरस्टूड है कि जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन होनी होगी उस रिएक्शन पे हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट की बात आती है तो जिस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, वो स्टेबल, आइसोमेरिक में ऑर्थो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो हमारे पास प्रीडोमिनेट अमाउंट में बनेगा, यानी कि मेजर अमाउंट, मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो आइसोमर होगा। और अगर टेम्परेचर हाई हो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, बनेंगे दोनों, बट जो मेन प्रोडक्ट है या मेजर अमाउंट में है हाई टेम्परेचर पे, वो हमारे पास बनेगा पैरा आइसोमर्स। ये हम टेम्परेचर डिपेंड एरिन के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कि जब दो आइसोमर प्रोडक्ट बनते हैं तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर, यानी कि रिएक्शन कंडीशन कहाँ प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा, एंड हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर इस केस में हमने जैसे देखा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑलरेडी, और हमें एक ही बार सल्फोनेशन करवानी है, तो हम सिंपल ड्रास्टिक कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 305 केल्विन टेम्परेचर पे। अब नेक्स्ट आता है, अगर बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो कैसा हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, या फिर अगर हमें बेंजीन की सल्फोनेशन है वो मोर देन 1 टाइम्स करवानी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ओनली पहले ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, पहले ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लेट कर लिया, कौन कौन से लगे हुए हैं, जैसे कि हेलोजन लगे हुए हैं। हेलोजन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हालांकि लोन पेयर है लेकिन इनका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, तो ये रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप भी क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। या फिर अदर कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो भी क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट। तो अगर हमें ऐसे एरोमेटिक अराइल ग्रुप पे सल्फोनेशन करवाना है जिस पे ऑलरेडी क्या हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर हमें रिएक्शन की बेंजीन रिंग की, जैसे डायरेक्टली हमें एक ही बार सल्फोनेशन करना था तो हम डायरेक्ट सल्फोनेशन कर देते हैं। लेकिन अगर हमें मोर देन 1 टाइम सल्फोनिक ग्रुप चाहिए, यानी कि हमें मोर देन 1 सल्फोनिक ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे अराइल ग्रुप पे चाहिए, तो वहाँ पे रिएक्शन कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी।
हमें सिंपल बेंजीन की एक बार जब सल्फोनेशन करवाते हैं तो वही सेम कंडीशन की डायरेक्ट सल्फोनेशन हम ओलियम लेते हैं 10% और 305 से 325 केल्विन। अब ये भी क्या हो गया, बेंजीन रिंग पे एक सल्फोनिक ग्रुप आ गया। अब सल्फोनिक ग्रुप जो इटसेल्फ होता है ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो या एक बार हमने सल्फोनेशन कर दिया उसके बाद जो सल्फोनिक ग्रुप आ गया वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो रिंग को क्या करते हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेट करते हैं या सल्फोनेशन रिएक्शन में डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें सल्फोनेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर पे फ्यू हार्स या सेवरल हार्स तक हीट करना पड़ता है। तो जैसे हमें एक बार और सल्फोनेशन करवानी है तो यहाँ सल्फोनिक एसिड हम ऑलरेडी ले या फिर राइल हलाई जो हलाइड ग्रुप लगा हुआ है राइल पे या फिर नाइट्रोबेंजीन, तो इन केसेस में हमें कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, हम ओलियम अगर 10% लेते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर पे सेवरल हावर तक हीटिंग करना पड़ेगा। टेम्परेचर है वो पहली कंडीशन में अगर 325 था तो अब हमें अप्रोक्सीमेटली 475 केल्विन से 500 केल्विन तक हीट करना पड़ेगा और उस कंडीशन में सल्फोनिक ग्रुप दूसरा है वो अटैच हो जाएगा। अब दूसरा कहाँ अटैच होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये आने वाले ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ असिस्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दूसरा जो सल्फोनिक ग्रुप है वो हमारे पास कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे। अगर हमें फिर से सल्फोनेशन करवानी है तो हमें कंडीशन है वो और ड्रास्टिक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले एक सल्फोनिक ग्रुप था जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था, अब दो ऐसे ग्रुप हो गए जो रिंगों को डीएक्टिवेट करें, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। तो अब हमें टेम्परेचर है वो क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा इंक्रीज, यानी कि 500 से हमें 575 केल्विन पे अप्रोक्सीमेटली सेवरल हाल तक हीट करना है। और सल्फोनेशन कंडीशन है, रिएजेंट है वो हमें सेम लेना है, ओलियम 10%। तो इस केस में अब जो थर्ड सल्फोनिक ग्रुप आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, आप देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे असिस्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेटा पोजीशन क्या होगी, हेयर ये वाली, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सल्फोनिक ग्रुप मेटा पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ पे जो सल्फोनिक ग्रुप है वो यहाँ आएगा। तो एक तरह से आप देख रहे हो जो तीन सल्फोनिक ग्रुप अटैच हुए हैं तीनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है। तो नेमिंग देना चाहें हम 135, तो दिस प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, 135 बेंजीन ट्राइसल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हमारा सल्फोनिक एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बनाना है तो हमें कौन सा सल्फोनिक रिएजेंट लेंगे और कौन सी रिएक्शन कंडीशन होगी वो डिपेंड करेगा कि हम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सल्फोनेशन करवाना चाह रहे हैं। हम डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे सिंपल बेंजीन पे डायरेक्टली सल्फोनेशन करवाना चाह रहे हैं, या फिर एक्टिवेटेड बेंजीन विच हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर डीएक्टिवेटिंग बेंजीन विच हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है। कई बार क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एसिड, यानी कि जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो उस केसेस में हम जो एसिड के सेंसिटिव होते हैं वहाँ पे प्रोटोपिरिडीनियम सल्फोनेट लेते हैं। प्रोटोपिरिडीनियम सल्फोनेट क्या होता है, जस्ट मिक्सचर होता है पिरिडीन एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड का। अब यहाँ पे आते हैं कि जो सल्फोनेशन हम करवा रहे हैं या सल्फोनिक ग्रुप लेके आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहा है, किस रिएक्शन से पाथ से आ रहा है या फिर किस रिएक्शन मैकेनिज्म से आ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, इसमें जैसे जितने भी हमने सल्फोनेशन करवाए हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने कहीं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, कहीं पे सिंपल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो सल्फोनेशन है वो एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। यानी कि जितने भी हम मेथड अपना रहे हैं या सल्फोनेटिंग रिएजेंट ले रहे हैं, हर किसी में जो एक्टिव पार्ट है यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, वो हर किसी में सल्फर ट्राईऑक्साइड है। किसी न किसी तरह आपस में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर ओलियम है, तो आपस में जो डिसोसिएशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से ओलियम की प्रेजेंस में, तो ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर फॉर्म में होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड एज इट इज़। लेकिन जहाँ हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो आपस में ही सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर वहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि
एरोमेटिक कंपाउंड में सब्सटीट्यूशन होगा बाय इलेक्ट्रोफाइल, और सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा वो होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव क्यों करेगा? बिकॉज सल्फर ट्राईऑक्साइड में जो सल्फर एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो यहाँ देखेंगे कि सल्फर है वो तो तीनों 6 बॉन्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? बिकॉज सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हम यहाँ दिखाएं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ऑक्सीजन अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले जाए तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, एंड हेयर सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरह के जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। हेयर डबल बॉन्ड ओ, अगर ये वाला ऑक्सीजन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करे तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड हेयर डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली यहाँ पे अगर थर्ड ऑक्सीजन है वो चार्ज का सेपरेशन करे, देन इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड 2। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है या रेजोनेंस एक्सिबिट करता है। तो उस केसेस में 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनती है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है और इनमें सल्फर पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सल्फर एटम है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है नेचर में। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड जहाँ ऑलरेडी हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं या फिर ओलियम ले रहे हैं, वहाँ तो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में है। लेकिन जहाँ पे हम सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कुछ कंडीशन जो है बेंजीनिंग है जहाँ पे हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, वहाँ हमारा सिंपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी सल्फोनेशन हो जाती है। तो ऐसे केसेस में मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगा, यानी कि जहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड अगर जनरेटेड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में नहीं है तो वो किस तरह से जनरेट होगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मेनली जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ये हम एरिन्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड थर्ड स्टेप होता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। तो वही तीनों स्टेप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है वो किस तरह से होगा? इस स्टेप में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर जो होती है वो ये स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलते हैं। एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? एसिडिफाई, या फिर हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल है वो एसिडिफाइड हो जाएगा दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? इस OH ने यहाँ से इस सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके और खुद यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटोनेट होते यहाँ पे क्या आ गया? हेयर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल है इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही ये प्रोटोनेट हुआ तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, और यहाँ पे प्रोटॉन। ये क्या करेगा? यहाँ से OH बॉन्ड जो है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे देगा और खुद इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएगा। तो खुद इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा? एज ए H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा? आप ये देखो, ये बॉन्ड क्लीव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो एक तरह से सल्फर डबल बॉन्ड O पहले ही था, एक ये जनरेट हो गया तो ये क्या बन गया है? सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया है SO3। और साथ में यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ HSO4 नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप जहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज जनरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
और वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, जो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइल ग्रुप है जिसकी हमें सल्फोनेशन करवानी है। तो उसके लिए मैंने सिंपल बेंजीन केस लिया है अभी। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, हेयर अगर पूरा इसको खोल के लिखें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का अटैक होगा, जनरेशन ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन एक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कहाँ अटैक करेगी, जो इस इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। जैसे इस पे अटैक करेगी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो हेयर जिस पाई बॉन्ड ने अटैक किया है उस पाई बॉन्ड में एक के पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक कार्बन है वो अटैच हो जाएगा इस सल्फर पे। और इस सल्फर पे हमें कैसे दिखा सकती हूँ कि दो ऑक्सीजन तो डबली बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हेयर मैं दिखा सकती हूँ SO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बना है, आप देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और कार्बोकटाइन किस में, अराइल ग्रुप में है, तो इसे हम एरिनियम का अनायन भी एरिनियम कटायन भी बोल सकते हैं। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये किस तरह से, ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो हेयर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड अनायन। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से ये क्या होगा, शो करेगा एक और। तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हेयर और यहाँ क्या बनेगा, सल्फर, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इसके, और यहाँ पे क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड अनायन। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग 3 रेजोनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और इनके अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसी बनेगी, देखो हेयर 3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, पॉजिटिव हेयर, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड अनायन इस केस में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। अब हर इस पोजीशन पे यहाँ पे एक प्रोटॉन तो है ही, साथ में यहाँ एक प्रोटॉन है और यहाँ पे। अब जैसे ही अटैक हुआ कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप, अब यहाँ पे बेंजीनिंग ने क्या किया, एक तरह से एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी है। तो ये एरोमेटिसिटी लूज़ करते यानी कि स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है, तो फिर से स्टेबिलिटी गेन करेगा, फिर से एरोमेटिसिटी है वो गेन करेगा। तो थर्ड स्टेप क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होगा, जो भी यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन बना था इनिशियल स्टेज में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, हेयर प्रोटॉन एंड हेयर सल्फोन ट्राईऑक्साइड अनायन है। तो इस केस में प्रोटॉन यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा था, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव है, इसको एक प्रोटॉन की नीड है, ये इसके क्लोज कांटेक्ट में आएगा HSO4 नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से रिंग में। रिंग ने फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर ली है और यहाँ पे क्या बन गया है, हेयर ट्रिपल डबल बॉन्ड फिर से आ गया है, 2 डबल बॉन्ड यहीं थे और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, सल्फोनिक अनायन में कन्वर्ट हो गया है। कंप्लीटली सल्फोनिक एसिड नहीं बना है। और साथ में यहाँ पे क्या निकल गया, ये HSO4 नेगेटिव ने H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट किया तो हेयर H2SO4। क्लियर है। अब अभी भी हमारे पास ये कंप्लीट सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि सल्फोनिक एसिड अनायन है। तो हम सल्फोनिक एसिड अनायन, हमारे पास रिएक्शन कंडीशन क्या है, फोर्थ स्टेप में आप देखो यहाँ हमारे पास प्रोटोनेशन कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है अवेलेबल। तो इसके प्रेजेंस में ये सल्फोनिक एसिड अनायन है, ये जो प्रोटोनिक हाइड्रोनियम अनायन है H3O पॉजिटिव, यहाँ से क्या लेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। अनायन से एसिड में कन्वर्ट हो गया हेयर, और एसिड में कन्वर्ट होते ही साथ में अब साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अब ये सिंपल H पॉजिटिव अपना इसने यहाँ दे दिया है सल्फोनिक एसिड अनायन को, तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
वाटर में। तो ये 4 स्टेप है हमारे जो सल्फोनेशन के। फर्स्ट स्टेप में जो है वो क्या होगा, जस्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि सल्फोनेशन में जितने भी स्टेप होते हैं सारे रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दिस स्टेप इज ऑल्सो रिवर्सिबल इन नेचर। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। और प्रोटोन का ट्रांसफर कहाँ होगा, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी जो सल्फोनिक एसिड अनायन से जो HSO4 नेगेटिव आयन है वहाँ होगा सल्फ्यूरिक एसिड अनायन के पास। तो यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड अनायन बना है वो क्या करेगा, प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्शन, दैट इज़ ऑल्सो इन रिवर्सिबल नेचर। तो इस तरह से हम सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं बाय एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से। अब सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लें। तो इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग लेते हैं ताकि रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। और दूसरी कंडीशन, अगर हम जहाँ पे वाटर बना है इमिडिएटली जैसे वाटर बना है तो वाटर को हटा दें, तो वाटर हटाते रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में नहीं जाएगी ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर। तो ये था मैकेनिज्म जहाँ पे हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कैसे बना सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ and chemical properties of sulfonic acids. Thank you.